ने उसे 3 बार पिज्जा ऑर्डर किया है। अगर वो चौथी बार करेगा तो उसे कैफे की तरफ से पिज्जा फ्री मिलेगा। हालांकि सियोंग को उसकी इन बातों पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए वो फौरन उसे पैसे देकर वहां से भगा देता है। फिर वो पिज्जा को लेकर नीचे अपने फ्लैट में बेसमेंट में आता है, जहां पर हम डरी सहमी शिम को देखते हैं। जिस तरह बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह सन की सियोंग एक बेकसूर भोली भाली बच्ची को पहले पिज्जा खिलाता है और फिर उसकी लाख विनती के बावजूद बड़ी हैवानियत के साथ उसका कत्ल करके लाल बैग में भर देता है। कहानी दोबारा से वर्तमान में आती है, जहां पर हम अंकल रियोंग को उसके हथियार के बारे में बताने के लिए पुलिस को कॉल करते हुए देखते हैं। तभी उनकी पत्नी उन्हें समझाती है कि अगर वो पुलिस को गलती से भी फोन करेंगे तो इसमें काफी बात का पतंगड़ बन जाएगा। रोजाना पुलिस उनकी दुकान पर पूछताछ करने आएगी, जिसमें न केवल उनकी दुकान का नाम बदनाम होगा बल्कि उनके कस्टमर भी कट जाएंगे। अब पत्नी की बात सुनकर वो अपना इरादा बदल लेते हैं और फोन को जेब में रख लेते हैं। वहीं कैफे में जंग को भी इस हत्या के बारे में मालूम पड़ता है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं ये काम उसी शख्स का है जो हर 10वें दिन उसे पिज्जा ऑर्डर करता है। जरूर इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन डिलीवरी में देर होने की वजह से वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। अचानक रास्ते में उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जिसका नाम लिली होता है, परंतु देखने पर वो शिम की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ मां सॉन्ग रोजाना बेटी शिम की यूं दिखाई देने की वजह से पूरी दहशत में आ चुकी है। वो हाथों में क्रॉस लेकर उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी पति चैंग घर में दाखिल होते हैं और अपनी पत्नी की इन्हीं हरकतों को देखकर उसे समझाते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी से डर लग रहा है? अरे तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें वो मिलने आती है। अगर मुझे एक पल के लिए भी मेरी बेटी दिखाई दे तो मैं उसे कभी भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। शायद इसकी वजह ये तो नहीं कि तुम उसकी सौतेली मां हो। अगर तुमने उसे अपनी कोख में जन्म दिया होता तो इतना ना डरती। पति की ऐसी रूखी बातों को सुनकर बेचारी सॉन्ग की आंखें नम हो जाती है। उसका दिल अच्छे से जानता है भले ही उसकी सौतेली औलाद थी, मगर उसने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। इसके बाद हमें किन नाम के एक आदमी से रूबरू कराया जाता है जो इसी मोहल्ले में रहा करता है। वो अक्सर ब्याज में पैसे दिया करता है और पूरे एरिया में उसका अच्छा खासा नाम भी है। इधर शहर में हो रही हत्याओं को पुलिस को भी उस पर शक हो जाता है, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से सिर्फ कुछ इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल करके पुलिस उसे छोड़ देती है। अब यहाँ से किम सीधे पैसे वसूलने के लिए एक व्यक्ति से मिलने जाता है जिसे वो बुरी तरह मारता है, क्योंकि जो आदमी वो था न केवल क्लाइंट था बल्कि रिश्ते में सगा मामा भी लगता है, जो मां के मरने के बाद कभी भी उसके दरवाजे नहीं है और इस बात की खुन्नस किम अच्छी तरह उन पर निकालता है। जब वो अपना काम खत्म करके घर आता है तो देखता है कि बिल्डिंग के अपार्टमेंट में उसकी पार्किंग की जगह किसी और ने गाड़ी खड़ी कर दी है और ये गाड़ी सियोंग की होती है, जिसे वो फ्लैट से बुलाकर नीचे लाता है और फिर उसे धमकाते हुए कहता है कि अगली बार अगर उसकी जगह पर गाड़ी खड़ी की तो उसका थोपड़ा बिगाड़ देगा। सियोंग को इस बात पर काफी गुस्सा तो आता है, मगर किम के आगे उसकी बोलती बंद रहती है। इस बीच में सोसाइटी की सेक्रेटरी ताइसून और वहीं पर काम कर रहा गार्ड योन से रूबरू कराया जाता है। आपको बता दें कि लिली कोई और नहीं बल्कि ताइसून की ही बेटी थी। वह यहाँ ताइसून गार्ड योन को गार्बेज चेक करने के लिए कहती है, क्योंकि कई दिनों से सोसाइटी के लोग इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं न जाने कौन डस्टबिन का खाना ऐसे ही छोड़ देता है जिसे काफी बदबू आती है। अब योन जब इस गार्बेज की थैली को चेक करने जाता है तो एक थैली में ढेर सारे बदबूदार खाने मिलते हैं जो किसी और के नहीं बल्कि खूनी सियोंग के रूम के थे। बस फिर क्या था, लालची योन शराब की व्यवस्था करने के लिए इस कचरे को पन्नी को लेकर सियोंग के पास जाता है, लेकिन सियोंग उसे साफ साफ कह देता है कि ये कचरा उसकी फ्लैट का नहीं है। जिस पर योन उसे साबित करने के लिए पॉलिथीन को उसी के सामने खोलने लगता है और अचानक उसके हाथ खून से लथपथ एक स्कूल ड्रेस लगती है जो बेचारी शिम की ही थी। अब ये देखकर तो योन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इससे पहले वो ये बात किसी को बता पाता सियोन बेहद सफाई से उसे जान से मार देता है। उसी वक्त मां सॉन्ग सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हो रही थी और इतने ढेर सारे खून को देखकर उनका दिल दहल जाता है। मगर कुछ कदम ऊपर चलने पर उन्हें रेड वाइन की बोतल नजर आती है जो कि सियोंग ने खून को छुपाने के लिए सीढ़ियों पर फेंक दी थी, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। दूसरी तरफ नाइट शिफ्ट कर रहा गार्ड हांजी लगातार योन को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं, तो अता पता होगा भी कैसे, वो तो मर चुका है। वहीं दूसरी ओर जंग उसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में खबरें पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर नीली कलर की टोपी पहने एक शख्स पर जाती है, मानो वो उसे पहचानता हो। तभी उसे पिज्जा डिलीवरी का कॉल आता है और उसी खूनी सियोंग का होता है। जंग सियोंग के घर जाकर पिज्जा डिलीवरी करता है, लेकिन आज उसकी नजर उसके घर की चारों तरफ पड़ती है, जहां खुदकिस्मती से वो नीली टोपी भी उसे दिख जाती है। यानी कि हो ना हो जंग इतना तो समझ गया था कि इस आदमी का उन खून से कोई ना कोई वास्ता जरूर। फिर जंग के जाने के बाद सियोंग अपने पुराने अंदाज में पिज्जा खाते हुए योन की लाश ठीक वैसे ही काटता है जैसे उसने शिन और न जाने कितनों के साथ किया। इसके बाद वो नए बैग लेने के लिए दोबारा से अंकल रियोंग की दुकान पर जाता है और 2 बैग पसंद करता है। रियोंग एक रेट बताता है और हमेशा की तरह वो बिना मोलभाव करे पैसे दे देता है, लेकिन रियोंग इस बार उन पैसों की गिनती भी नहीं करता और कांपते हुए हाथों के साथ पैसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है, जिससे सियोंग को दाल में कुछ काला लगता है। वैसे ही एक रोज ताइसून बिना कुछ कहे सीधा सियोंग के फ्लैट में पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ दिनों से पानी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और उसे उन सभी फ्लैट में जाकर इस बात की जांच करनी थी कि कहीं किसी पानी का पाइप खराब तो नहीं है। वो बाकियों की तरह उसे भी मानने वाला होता है कि तभी ताइसून